नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रणीता। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सारे करंट अफेयर्स जो है वो एक ही वीडियो में नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम इसके पार्ट्स बनाएंगे जिससे आपको रिवीजन में भी आसानी होगी और आप ये वीडियोस कभी भी देख सकते हो क्योंकि ये शॉर्ट होंगे। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि यूएन ने एनुअल रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स यानी CAAC को पब्लिश किया है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट CAAC कौन पब्लिश करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पब्लिश करता है यूएन। तो ये रिपोर्ट कहता है कि करीब 19,300 बच्चे ग्रेव वॉयलेशंस का शिकार हो चुके हैं 2020 में। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ग्रेव वॉयलेशंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेव वॉयलेशंस। तो ग्रेव वॉयलेशंस का ये मतलब है कि जब कोई बच्चों के खिलाफ कोई हॉरिफिक क्राइम कर रहा हो, जैसे जब कोई वॉर होता है तो उस वॉर में जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। अगर उनका कोई करीबी जो हो या फिर उनके माता पिता हो, उनकी मौत हो जाती है उस वॉर में, है ना, तो उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। कोई इंजर हो जाता है, बच्चे काफ़ी सारे इंजर हो जाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे मारे जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके खिलाफ हो रहे जुर्म को मॉनिटर करने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बनाया। वो कब बनाया? वो बनाया गया 1996 में। ठीक है, अब 6 ग्रेव वॉयलेशंस टोटल बनाई गई है। ठीक है, ग्रेव वॉयलेशंस का मतलब समझ में आ गया हमें, है ना। ग्रेव वॉयलेशंस का मतलब समझ में आ गया। तो अब इसका डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस ने 6 पॉइंट्स में दिया है। जो अगर कोई करता है तो वो फिर बच्चों के खिलाफ ग्रेव वॉयलेशंस करता है, ऐसा माना जाएगा। तो सबसे पहला वॉयलेशन क्या है? किलिंग एंड माइमिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का कत्ल और उन्हें इंजोर करना। ये आंकड़े पिछले 10 साल में काफ़ी बड़े हैं। दूसरा ग्रेव वॉयलेशन ये है कि बच्चों को किसी आर्म्ड ग्रुप में रिक्रूट करना, यानी उन्हें कोई सोल्जर की तरह यूज़ करना, है ना। तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो क्या करती है? बच्चों को ब्रेन वॉश करती है। पिछले 10 साल में हर साल 5,000 बच्चे बचाए गए हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे पॉवर्टी या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी और भी कुछ होते हैं। अब तीसरा और चौथा कारण ये है कि उनके खिलाफ सेक्सुअल वॉयलेंस का बढ़ना, उन्हें अबडक्ट करना। इसे रोकने के लिए बच्चों को वॉर के समय किसी सेफ स्पेस में रखा जा सकता है, उन्हें एडवोकेट करा जा सकता है क्या सही है क्या गलत है। अगला पॉइंट ये है कि पिछले 10 साल में स्कूल्स हॉस्पिटल्स पर अटैक होना, ये वॉयलेशंस हाल ही में हम ज़्यादा बढ़ते हुए देख रहे हैं, है ना। उसके बाद है 6th पॉइंट, जो कि फूड यानी खाना पानी दवाइयाँ, इन्हें बच्चों तक ना पहुँचाना, यानी खाना पानी दवाइयों का ब्लॉकेज हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रही 6 वॉयलेशंस जो यूनाइटेड नेशंस ने लिस्ट बनाई है, जो कि ग्रेव वॉयलेशंस के अंडर आती है। अब आते हैं हमारे न्यूज़ की तरफ, यानी यूएन ने पब्लिश किए हुए CAAC रिपोर्ट पर। रिपोर्ट्स का मानना है कि 2020 में स्कूल्स हॉस्पिटल्स पर अटैक बढ़ चुके हैं। बच्चों का अबडक्शन यानी अपहरण के मामले भी सामने आए हैं। 90% ये मामले बढ़ चुके हैं। रेप और कई और सेक्सुअल वॉयलेंस के केसेस भी 70% से बढ़े हैं 2020 में। तो ये काफ़ी सीरियस मामला रहा है। अब कोविड-19 की वजह से यूएन का ये परिश्रम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो है इंडिया यूएस ने लॉन्च किए हुए हाइड्रोजन टास्क फोर्स की। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USRSPF के मुताबिक इंडिया और यूएस ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। ये SCEP यानी स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अधीन लॉन्च किया गया है। इससे इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी एफर्ट्स को भी बूस्ट मिलेगा, इससे मदद मिलेगी काफ़ी। ये टास्क फोर्स यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी और UNISPF के तहत लॉन्च किया गया है। हाइड्रोजन टास्क फोर्स गवर्नमेंट रिसर्चर्स को इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से काम करने में मदद करेगा, जिससे ग्रीनर प्लैनेट
बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो सकेगा। ये टास्क फोर्स एनर्जी सिक्योरिटी और रेजिलियंस को बूस्ट करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ है इंडिया के बारे में। यूनाइटेड नेशंस ने नई रिपोर्ट जारी की है जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, जिसे रिलीज किया है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD। इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बन सकता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसे पब्लिश करने वाला UN है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है FDI का यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते FDI फ्लो पर काफ़ी प्रभाव रह चुका है, और अगर हम 2019 से 2020 को कंपेयर करें तो FDI फ्लो 2020 में बहुत डिक्रीज हो चुका है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स भी रुक चुके हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी स्लो डाउन रहा है, काफ़ी स्लो डाउन हुआ है सब कुछ। रिपोर्ट्स का कहना है कि इंडिया ने $64 बिलियन प्राप्त किए हैं। आगे बढ़ते हैं, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज के एनवायरनमेंट और एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग के बारे में हम बात करेंगे। ये मीटिंग नेपल्स सिटी में हुई जो कि इटली में बसा है। यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, आप सबको ये बताना है कि नेपल्स के आसपास कौन सा एक्टिव वोल्केनो है। हमने वोल्केनोस पे अलग वीडियो बनाई है और आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी हमने इस एक्टिव वोल्केनो के बारे में डिस्कस किया है, तो इस वोल्केनो का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। ये G20 एनवायरनमेंट और एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग में 3 मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया। सबसे पहला ये है कि इकोनॉमीज को बूस्ट करना, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ज़्यादा रिलेटेड है। उसके बाद दूसरा पॉइंट रहा है कि बायोडाइवर्सिटी और ओशंस का प्रोटेक्शन, और तीसरा पॉइंट ये रहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। मगर ये सब होगा कैसे? तो उसका सोल्यूशन ये है कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को संगठित करके, या हम कहेंगे रिकंस्ट्रक्ट या फिर रीअलाइन करके, ये संभव है। आगे बढ़ते हैं अब हम ओलंपिक्स की तरफ। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 शुरू हो चुका है, ये तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओलंपिक्स का मोटो या फिर उसका थीम क्या है। 1984 से ओलंपिक्स का मोटो लैटिन में साइटस, एल्टियस और फोर्टियस ये रहा है। इसका इंग्लिश में मतलब होता है कि फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। मगर 20 जुलाई 2021 में ये मोटो अपडेट किया गया है, और ये अपडेटेड मोटो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये अपडेशन दुनिया में एकता दिखाने के लिए, कोविड के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होने का संदेश देता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोजान में लोकेटेड है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इस कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 जीता है। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है आदिमलई पजंगुडीयिनार प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इसे चलाने वाले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु में है, वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, वहाँ के लोकल लोग इस कंपनी को चलाते हैं। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन स्नेहकुंज ट्रस्ट है, जो वेटलैंड्स के साथ वेस्टर्न घाट्स की कोस्टल इकोसिस्टम और कर्नाटका कोस्ट के प्रोटेक्शन के लिए काम कर चुका है। इन्होंने ये प्राइज बायोडाइवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन के लिए जीता है। इन्होंने कुछ उम्दा इनोवेटिव लोकल और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को सामने लाया ताकि बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो आपको ये 2 कंपनीज के नाम याद रखने होंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। नासा का नया स्पेसक्राफ्ट NEA स्काउट ने सारे टेस्ट पास कर दिए हैं सक्सेसफुली। NEA स्काउट यानी नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट, इसका मिशन है कि नियर अर्थ एस्ट्रॉइड से डेटा का कलेक्शन करना। ये अमेरिका का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है और ये स्पेशल सोलर सेल प्रोपल्शन का इस्तेमाल करेंगी। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 2 साल लगाएगी एस्टेरॉयड तक पहुंचने में, जो धरती से करीब 93 मिलियन माइल्स दूर है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि खादी सिक्योर्स ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन 3 कंट्रीज। खादी को 3 कंट्रीज में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिला है। तो KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिला है ब्रांड नेम खादी से। ठीक है,
खादी इस ब्रांड नेम से मिला है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। और वो जो 3 कंट्रीज़ है उनके नाम है मेक्सिको, भूटान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई। टोटल 5 देशों में ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वो 5 देश है यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना और द यूरोपियन यूनियन। अब केवीआईसी के बारे में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। केवीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंडर इसे एस्टैब्लिश किया गया है। अब हम जाते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, यानी नेपाल और इंडिया ने डील साइन किया है फॉर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेपाल ने $1.3 बिलियन का ये प्रोजेक्ट भारत के सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVN के साथ साइन किया हुआ है ताकि 679 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ईस्टर्न नेपाल में डेवलप हो सके। ये सिंगल लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी बूट मॉडल के अंदर डेवलप किया गया है। इससे पहले नेपाल के साथ भारत ने अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किया है जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है और अब ये दूसरा प्रोजेक्ट होगा, यानी 679 मेगावाट अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट होगा। अब हम कुछ चीज़ें जानेंगे अरुण रिवर के बारे में। अरुण रिवर लार्जेस्ट ट्रांस हिमालयन रिवर है जो नेपाल से होकर जाती है। ये ड्रेन करती है सप्तकोसी रिवर में। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स जो हमें पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में और हम इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे, ठीक है? तो तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।